हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में हमने स्टडी करना शुरू किया है। सत्र 2022-23 में कक्षा 12वीं का जो बिजनेस स्टडी है उसका सिलेबस क्या है वो मैं आप लोगों से पहले चर्चा कर चुका हूँ। बिजनेस स्टडी की जो पहली यूनिट है वो है हमारी प्रबंध की प्रकृति और महत्व। ये प्रबंध की प्रकृति और महत्व का जो परिचय है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्रबंध है, आखिर ये प्रबंध कहाँ से आया, इसका जन्म कहाँ से हुआ। तो हमने इसके बारे में देखा था कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे व्यक्ति का विकास हुआ और उसको प्रबंध की आवश्यकता महसूस होने लगी। पहले समय में क्या था कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं वो सीमित थी और सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति वो स्वयं कर लेता था। किंतु जैसे जैसे मानव का विकास होता गया उसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई और वह अपनी इन आवश्यकताओं को, बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में असफल रहा। तब उसने दूसरे व्यक्तियों की मदद लेना शुरू किया। व्यक्तियों की मदद लेना शुरू किया मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिल करके काम करने लगा। जब मिलकर काम करने लगा मतलब व्यक्तियों का समूह आ गया और जहां व्यक्तियों का समूह आता है वहां पर उस समूह का मैनेजमेंट करना पड़ता है, उस समूह को का प्रबंधन करना पड़ता है। मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे घर में कोई फंक्शन हो, है ना, या फिर हमारे घर में ही जो 8 सदस्य है, 12 सदस्य जितने भी रहते हैं, तो उसका एक मुखिया होता है जो उसका मैनेजमेंट करता है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी परिवार नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता, या कोई सा भी कार्य नहीं हो सकता। तो जहाँ एक व्यक्ति तो अपना कार्य कर सकता है, लेकिन जहाँ व्यक्तियों के समूह की बात आ जाती है तो वहां पर उसका प्रबंध करना पड़ता है। और बस यहीं पर प्रबंध का जन्म हुआ। प्रबंध का मतलब व्यक्तियों के समूह को नियोजित करना, संगठित करना, निर्देशित करना और नियंत्रित करना होता है। अब ये तो हो गई प्रबंध के बारे में, एक थोड़ा सा इंट्रो हो गया कि प्रबंध कहाँ से आया। अब उसके आगे हमने देखा था कि बाद में अनेक प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। हम कई बार हम शादियों में देखते हैं कि कई एक व्यक्ति कमर पे हाथ रख करके खड़ा रहता है और बाकी लोगों को निर्देशित करता है कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा करो, वैसा करो। दूसरों को लगता है कि अरे ये तो खड़ा है और दूसरों को ही बोला करता है, लेकिन वास्तव में वो कार्य कराने वाला व्यक्ति होता है। उसकी नज़र सभी तरफ होती है, उसको पूरा मैनेजमेंट मालूम है कि कब, कहाँ, कौन सा काम किससे करवाना है। तो कार्य कराने वाला व्यक्ति होता है। तो कई प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध की परिभाषा दी कि प्रबंध मतलब कार्य कराने की कला, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला। तो ये भी हो सकता है, लेकिन वे आज का समय बदल गया। आज ये परिभाषा अधूरी लगती है कि केवल दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना, ये गलत बात हो जाती। तो फिर प्रबंध शास्त्रियों ने उसको पूरा किया, उस परिभाषा को, और बताया कि दूसरे व्यक्तियों से और दूसरे व्यक्तियों के साथ में मिल करके कार्य कराने की कला को प्रबंध कहा गया। मतलब दूसरे व्यक्तियों से कार्य तो कराना, लेकिन उनके साथ में मिल करके कार्य करना भी, ये भी उस पर आता है। और इस प्रकार से परिभाषा पूर्ण होती है। और भी कई लोगों ने बोला कि प्रबंध उत्पादन का एक साधन है। सही है, उत्पादन के साधन जो भूमि है, पूंजी है, श्रम, संगठन, साहस, जो आपने अर्थशास्त्र में पढ़े, तो ये सभी उत्पादन के साधन है। लेकिन ये साधन स्वयं चल के किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते जब तक कि इनका प्रबंध नहीं किया जाए। भाई, भूमि है, जमीन है, वो स्वयं काम नहीं कर सकती। पूंजी है, वो स्वयं काम नहीं कर सकती। श्रम जो है, श्रम को भी कार्य करवाना पड़ता है, वो अपने मन से काम कुछ नहीं करता। तो भूमि भूमि पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये इनको सभी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इनको प्रबंध करना पड़ता है। तो प्रबंध के द्वारा, मैनेजर के द्वारा इन सभी को व्यवस्थित तरीके से काम पर लगाया जाता है। तो बिना मैनेजर के ये सारे प्रबंध, उत्पादन के साधन धरे के धरे रह जाएंगे। इसका मतलब कि जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस उत्पादन के साधन हैं, ठीक ठीक उसी प्रकार से प्रबंध भी उत्पादन का एक साधन है। और भी कई प्रबंध शास्त्रियों ने कहा कि प्रबंध क्या है, तो प्रबंध एक प्रक्रिया है। एकदम सही है। क्यों?
प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस, अंग्रेजी में हम उसको बोले तो। आप लोगों ने अपने घर में मम्मी बहन को देखा होगा रोटी बनाते हुए, तो रोटी एकदम डायरेक्ट नहीं बनती। आपने सूखा आटा लिया, तवे पर डाल दिया तो रोटी बन के नहीं। रोटी को पहले पानी से उसको गूथा जाता है, उसका आटे को गूथा जाता है, फिर उसकी रोटी बनाई जाती है, फिर उसको सेका जाता है। ये उसकी एक प्रोसेस है ये। और बिना एक प्रोसेस को पूरा किए, बिना एक कार्य को किए आप दूसरे कार्य को नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप वो कार्य करना पड़ता है, तब रोटी बन के बाहर निकलती है। ठीक इसी प्रकार से प्रबंध के अंतर्गत अनेक कार्य किए जाते हैं और वो अनेक कार्य क्रमबद्ध किए जाते हैं। तो अनेक कार्यों को मिला करके प्रबंध की एक प्रक्रिया बनती है, प्रोसेस बनती है। जैसे सबसे पहले प्लानिंग बनाना पड़ती है, नियोजन करना पड़ता है, संगठन करना पड़ता है, फिर नियुक्तिकरण करना पड़ता है, निर्देशित करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। ये सभी क्या है, उसके कार्य हैं। ये स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक कार्य होते हैं और इसीलिए प्रबंध को क्या कहा है, प्रक्रिया कहा है। प्रक्रिया मतलब कार्यों का एक समूह जो कि क्रमबद्ध एक के बाद एक होता है। आप सीधे लास्ट वाली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। आपको छत पे जाना है तो एकदम सीधे आप लास्ट वाली सीढ़ी पर नहीं जा सकते। आप पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। ये एक प्रोसेस होती है किसी भी काम को करने की, और इसीलिए प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग अर्थ प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा प्रबंध को परिभाषित किया गया। अब हम देखते हैं आज कि प्रबंध से क्या आशय है। भाई जो प्रबंध के बारे में बात हो रही है, तो हम इसको किस प्रकार से इसका अर्थ निकालेंगे। परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है कि प्रबंध से क्या आशय है। तो हमारे सामने दिया है प्रबंध से क्या आशय है। देखिए, प्रबंध क्या है, औपचारिक समूहों में व्यक्तियों के द्वारा तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने एवं कराने की कला है। सबसे पहले तो प्रबंध एक कला है। कला मतलब कार्य को कराने का तरीका है। इससे व्यक्तियों के साथ मिल करके कार्य कराने और करने की कला है। अब व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के साथ मतलब व्यक्तियों का समूह आ गया। और समूह कौन सा होगा, दो प्रकार के समूह होते हैं। एक औपचारिक समूह होता है, एक अनौपचारिक समूह होता है। औपचारिक समूह मतलब जो किसी एक उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हो, वह समूह औपचारिक समूह कहलाता है। और अनौपचारिक समूह जो अपने अपने उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसे बाजार, संडे के दिन बाजार आप देखते होंगे, तो वहाँ कोई सब्जी खरीदने आया, कोई कपड़े खरीदने आया है, कोई मिठाई खरीदने आया है, कोई कुछ और खरीदने आया है। तो वो समूह नहीं है, वो भीड़ है। वो सब अपने अपने उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन कोई रैली निकल रही है, कोई सभा हो रही है, तो वो सभी किसी एक उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसी प्रकार से व्यापार में जो लोगों का समूह है, काम करने के लिए जो इकट्ठे हुए लोग हैं, वो व्यक्तियों का जो समूह है, वो समूह क्या कहलाता है, औपचारिक समूह। तो प्रबंध औपचारिक समूहों में व्यक्तियों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य करने और कराने की कला है। प्रबंध वह प्रक्रिया है, अभी मैंने बताया कि प्रबंध प्रक्रिया है, मतलब इसमें अनेक कार्य स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं। प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें जो संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण द्वारा, वे प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें, वे प्रबंध एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया है मतलब इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण। इनके द्वारा क्या कार्य किया जाता है, मानवीय और भौतिक संसाधनों के समन्वय द्वारा। दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो मानवीय संसाधन मतलब मानव श्रम, और दूसरा भौतिक संसाधन मतलब भूमि है, पूंजी है ना, सामग्री है, ये भौतिक संसाधन हो गए। तो मानवीय और भौतिक संसाधनों के समन्वय तथा सदुपयोग से संबंध रखती है। मतलब प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण द्वारा मानवीय और भौतिक संसाधनों के समन्वय तथा सदुपयोग से संबंध रखती है। तो ये प्रबंध का एक सारगर्भित अर्थ हो गया कि प्रबंध औपचारिक समूह में व्यक्तियों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य करने और कराने की कला है। प्रबंध वह प्रक्रिया है जो संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण द्वारा मानवीय और भौतिक संसाधनों के समन्वय तथा सदुपयोग से संबंध रखती है। ये उसका अर्थ हो गया। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा।
भाई ऐसे तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है ना, प्रबंध की परिभाषाएं अनेक है, लेकिन हम इसमें से एक परिभाषा लेकर के आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उसका एक बेस अर्थ देख लेते हैं कि प्रबंध क्या है। तो प्रबंध यह जानने की कला है कि आप यथार्थ में, यथार्थ मतलब वास्तव में, है ना, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप यथार्थ में, यथार्थ मतलब वास्तव में व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं। भाई आपको कोई सा ग्रुप दे दिया, व्यक्तियों का समूह दे दिया और आपको उसका लीडर बना दिया। अब आपको वो व्यक्ति पूछेंगे नहीं कि आपको आखिर हमारे से क्या काम करवाना है। तो प्रबंध यह जानने की कला है कि यथार्थ में आप, यथार्थ में व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, काम क्या है। फिर और इसके बाद यह देखना, भाई जब कार्य करवाएंगे तो उसके बाद यह देखना कि कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से कैसे किया जा सकता है। क्या करवाना चाहते हैं और जो कार्य आप करवाना चाहते हैं वह कार्य सर्वोत्तम और मितव्ययितापूर्ण विधि से कैसे हो सकता है। ऐसा ही नहीं कि भाई आपको कार्य कराना है तो आप किसी भी प्रकार से उस कार्य को पूरा करो। किसी भी प्रकार में क्या होगा कि एक तो कार्य आपका निकृष्ट हो जाएगा, निम्न स्तर का होगा, दूसरा आपका खर्च बहुत हो जाएगा। तो ऐसे कार्य करने से तो अच्छा है कि कार्य ही नहीं किया जाए। तो प्रबंध में सब बातें आती, एक तो आपको क्या कार्य करवाना है, दूसरा वो कार्य सर्वोत्तम और मितव्ययितापूर्ण विधि से कैसे किया जाए, यह जानना, यह देखना ही क्या होता है, प्रबंध होता है। तो इसीलिए लॉरेंस एक्पले, उन्होंने प्रबंध को परिभाषित किया है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये लॉरेंस एप्पले की बहुत फेमस परिभाषा है। भी उन्होंने क्या बताया है कि प्रबंध मतलब क्या है। प्रबंध का मतलब यह है कि व्यक्तियों का विकास करना, वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। भाई आप वस्तुओं को निर्देशित नहीं कर सकते। भाई आप कारखाने में हो, कोई सामग्री पड़ी है ना, तो आप उस सामग्री को नहीं बोल सकते कि तू इधर से उठ के उधर चली जा, वो तो निर्जीव है, वो पदार्थ वो है, तो वो उठकर उधर नहीं जा सकती। किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि भाई ये सामान को उठा के वहां रख दे, तो वो सामान उठा के वहां रख देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रबंध का जो मुख्य संबंध किससे है, मानव से है। तो प्रबंध क्या है, व्यक्तियों का विकास है। व्यक्तियों का विकास किया जाना चाहिए, उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उनका हर तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि व्यक्तियों का विकास हुआ तो वस्तुएं अपने आप काम करने लग जाएगी। तो इसीलिए लॉरेंस एप्पले ने परिभाषित किया, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। चलिए आगे देखते हैं, हम प्रबंध की विशेषताएं पर आ जाते हैं। इसी आधार पर 5 विशेषताएं मैं लिख करके लाया हूं, ठीक है। परीक्षा में इससे अधिक पॉइंट, 5 अधिकतम पॉइंट का आएगा। प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला यदि हम देखें तो प्रबंध एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया है। प्रबंध क्या है, एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया है। मतलब भाई आप भी जब घर से स्कूल के लिए निकलते हो तो एक उद्देश्य है आपका कि कुछ पढ़ना है। हम घर की देहली पार करते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से पार करते हैं कि दोस्त के घर जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, या कोई और काम से जा रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, एक उद्देश्य है। इसी प्रकार से व्यापार के अंदर जो प्रबंध है, वो प्रबंध एक क्रिया है, लेकिन वो कैसी क्रिया है, उद्देश्य पूर्ण क्रिया है। किसी न किसी उद्देश्य को लक्ष्य में रख करके कार्य किया जाता है। तो प्रबंध का या प्रबंध की प्रथम विशेषता इसका उद्देश्य पूर्ण होना है। प्रबंध की जो पहली विशेषता है वो क्या है कि ये एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया है। प्रत्येक संस्था या उपक्रम, मतलब व्यापार करने वाली संस्था या उपक्रम, प्रत्येक संस्था या उपक्रम में उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने हेतु समूह के प्रयासों को निर्देशित करना ही प्रबंध है। भाई कोई से भी संस्था है, सबसे पहले तो उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे, उसके बाद उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो समूह है उस समूह के प्रयासों को निर्देशित करना, यह कहलाता है प्रबंध। उद्देश्य निर्धारित करना और उनको प्राप्त करने के लिए समूह को निर्देशित करना, यह कहलाता है प्रबंध। दूसरी विशेषता सामूहिक क्रिया है। भाई प्रबंध का जन्म ही समूह से हुआ है।
है ना, जहां समूह आ गया तो प्रबंध आ गया। इसका मतलब कि प्रबंध क्या है, एक सामूहिक क्रिया है, मिलकर के कार्य करने की क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया और एक सामूहिक प्रयास है। इसमें व्यक्तिगत प्रयास के बजाय सामूहिक प्रयास पर बल दिया जाता है। यहाँ एक व्यक्ति का प्रयास काम नहीं करता, वहां समूह का प्रयास काम किया जाता है। तीसरी विशेषता, प्रबंध एक प्रक्रिया है। ये बता चुका हूं कि प्रबंध में अनेक क्रियाएं की जाती है, एक के बाद एक कार्य किया जाता है, और इसीलिए ये प्रबंध अनेक क्रियाओं का एक समूह है, और इसीलिए प्रबंध को क्या कहा है, एक प्रक्रिया कहा है। देखिए, प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण की विभिन्न कड़ियों के माध्यम से कार्य को पूरा किया जाता है। कड़ी, कड़ी मतलब चेन, चेन सिस्टम, एक जो कड़ी है दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है। तो नियोजन, सबसे पहले नियोजन का काम होता है, उससे जुड़ी दूसरी कड़ी है संगठन, संगठन से जुड़ा हुआ है नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण से जुड़ा हुआ है निर्देशन, निर्देशन से जुड़ा हुआ है नियंत्रण। जब तक आप नियोजन का कार्य नहीं करेंगे तब तक आप संगठन नहीं कर सकते, जब तक आप संगठन पूरा नहीं करेंगे आप नियुक्तिकरण नहीं कर सकते, आप जब तक नियुक्तिकरण का काम नहीं करेंगे निर्देशन नहीं कर सकते, और जब तक निर्देशन नहीं होगा आप नियंत्रण का काम प्रारंभ नहीं कर सकते। एक के बाद एक क्रमबद्ध जो क्रियाएं होती है, तो इसीलिए प्रबंध को एक प्रक्रिया कहा है। फिर प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। भाई जो भी किसी, जैसे हम जा रहे हैं, हमारे सामने किसी बैंक का मैनेजर आ गया, तो उसके सिर के ऊपर मस्तक पे थोड़ी लिखा है कि ये बैंक का मैनेजर है। उसके अंदर जो कौशल है मैनेजमेंट का वो दिखाई नहीं देता। भाई किसी के अंदर जो शक्तियां हैं, भाई एजुकेशन मतलब टू ड्रा आउट, जो शिक्षा होती है, हम सभी शिक्षा ले स्कूल में क्यों आते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो शिक्षा मतलब क्या, कोई दुकान पे मिलने वाली चीज है जिसको हम खरीद लेंगे। शिक्षा क्या है, शिक्षा तो चारों तरफ से शिक्षा ली जाती है। स्कूल में हम औपचारिक तरीके से लेते हैं, समाज में हम अनौपचारिक तरीके से लेते हैं। औपचारिक तरीके से मतलब वहाँ एक निर्धारित पाठ्यक्रम है कि हमें एक, जैसे वो जो आपने आज के समय में नहीं चलता, पहले जो तेल निकाला जाता था, तो तेल निकालने के लिए एक ऐसा घाना आता था जिसमें फलियां और ये सब डाले जाते थे, और वो उसको घुमाने के लिए एक बैल या घोड़े को रखा जाता था जो कि ऐसा चारों ओर ऐसा घूमता था। तो मतलब एक निर्धारित वस्तु से बांध देना कि वो कहीं जाए नहीं, वो है ना। जैसे आपने, चलो वो उसको छोड़ो, तांगा देखा होगा, तांगा जो घोड़ा गाड़ी जो होती है ना, वो जो तांगा होता है उसमें जो घोड़ा होता है, तो उसके कान पे ऐसी पट्टी बांध दी जाती है इस टाइप से। वो क्यों बांधी जाती है, वो इसलिए बांधी जाती है कि घोड़ा केवल वो सामने ही देखे, वो इधर उधर ना देखे। इधर उधर देखेगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा, उसका फोकस एक ही जगह सामने ही रहे। ठीक इसी प्रकार से भाई औपचारिक मतलब जैसे हम स्कूल जब जाते हैं तो एक निर्धारित पाठ्यक्रम एक सीमा में बांध दिया गया कि आपको ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसी प्रकार से प्रबंध एक अदृश्य कौशल कैसे हुआ। प्रबंध एक अदृश्य कौशल मतलब जो मैनेजर होता है, तो उसके अंदर के जो मैनेजमेंट है, कोई व्यक्ति हमारे सामने आया तो उसके अंदर की जो छुपी हुई शक्ति है वो हमें थोड़ी नहीं दिखाई देगी, उसके अंदर क्या गुण है वो थोड़ी नहीं दिखाई। वो किससे पता चलता है, उसके कार्य से पता चलता है। जब उसकी कंपनी के, उसकी व्यवसाय का जब परिणाम आता है, उसका जो मैनेजमेंट के कारण उसका जो रिजल्ट अच्छा आता है, उससे पता चलता है कि हाँ ये मैनेजर का जो प्रबंधन बेस्ट था, और यही उसकी कुशलता है, और ये कुशलता अदृश्य होती, दिखाई नहीं देती। फिर है प्रबंध पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व मतलब प्रबंध को अपने अधीनस्थों से कार्य लेना होता है, अतः प्रबंध का अस्तित्व अपने कर्मचारियों से पृथक होता है। तो प्रबंध क्या करता है, वो अपने अधीनस्थों से कार्य लेता है। तो प्रबंध का अपने अधीनस्थों से जो अस्तित्व है वो क्या होता है, वो अलग होता है। ये 5 पॉइंट हो गए प्रबंध की विशेषताएं, हम ये लिख सकते हैं। बेस्ट विशेषताएं मैं छाट के लाया हूं कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, सामूहिक क्रिया है, प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक अदृश्य कौशल है, और पृथक अस्तित्व है। ठीक है, इसके बाद और हम देखते हैं प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य दिए गए हैं,
है ना। व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य। क्योंकि जो प्रबंध है एक व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है, और व्यवसाय जो है वो अनेक लोगों से जुड़ा हुआ है। व्यवसाय एक कर्मचारी से भी जुड़ा है, समाज से भी जुड़ा हुआ है, और वह व्यवसाय से जुड़ा है मतलब संगठन से भी जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग उद्देश्य होते हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि उसका संगठन के प्रति क्या उद्देश्य है। व्यवसाय के अस्तित्व को कायम रखते हुए, व्यवसाय के अस्तित्व, संगठन मतलब वो जो व्यवसाय है उसके प्रति उसका क्या उद्देश्य है प्रबंध का। तो सबसे पहला उसका उद्देश्य है व्यवसाय के अस्तित्व को कायम रखना। यदि व्यवसाय ही जिंदा नहीं रहेगा तो प्रबंध कहाँ से जिंदा रहेगा। व्यवसाय नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट किसका किया जाएगा। तो सबसे पहले तो उसका ये उद्देश्य है कि वो व्यवसाय को जिंदा रखे, व्यवसाय के अस्तित्व को कायम रखे। और व्यवसाय के अस्तित्व को कायम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सतत लाभ कमाना पड़ेगा। प्रबंध को ये कार्य करना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। लाभ कमाएगा तो ही व्यवसाय जिंदा रह पाएगा। तो व्यवसाय के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सतत लाभ कमाना और उसमें वृद्धि के लिए प्रबंध क्या प्रयास करता है। तो सबसे पहला उसका प्रयास है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन का कार्य करना। कम से कम लागत में यदि अधिक से अधिक उत्पादन करेगा तो अधिक उत्पादन होने पर अधिक माल बिकेगा और अधिक लाभ होगा। और लाभ अर्जन करना यही उसका उद्देश्य है। तो लाभ कमाएगा तो व्यवसाय का अस्तित्व बना रहेगा। दूसरा उद्देश्य प्रतियोगिता का सामना करना। भाई आज के समय में व्यक्ति को अपने आप से भी लड़ना पड़ता है, तो फिर बाहर की दुनिया तो बहुत बड़ी दुनिया है, उसका सामना तो उसको करना ही पड़ेगा। तो फिर ये तो व्यवसाय है, व्यवसाय में तो प्रतियोगिता है, और प्रतियोगिता का सामना करना प्रत्येक प्रबंधक का उद्देश्य है। प्रत्येक प्रबंधक अपने उत्पाद को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करने के योग्य बनाने का प्रयास करते हैं। भाई कोई सा भी प्रोडक्ट है जब मार्केट में आता है तो उसको अनेक प्रोडक्ट का सामना करना पड़ता है, और कोई भी प्रबंधक ये चाहता है कि वो जो उन्होंने जो प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा है वो सारी जितने भी प्रोडक्ट पहले से विद्यमान हैं उनके साथ में फाइट करे और अपनी जगह बनाए। वो अपने प्रोडक्ट को इस योग्य बनाता है कि वह उसको योग्य बनाने का प्रयास करता है। वह नए नए तरीके अपनाकर अपने उत्पाद को अन्य की अपेक्षा बेहतर बनाता है। वो नए नए तरीके अपनाता है और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तीसरा उद्देश्य है उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग करना। वे उत्पादन के साधन, सभी के पास साधन रहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास की साधन नहीं है। क्योंकि हमारा शरीर ही एक बहुत बड़ा वेपन है, साधन है ये। आप इसका ही उपयोग करके बहुत सारा काम कर सकते हो, है ना। तो उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग, कोई सा भी व्यवसाय है उसके पास जितने भी यदि सीमित साधन होंगे तो उन सीमित साधनों का भरपूर उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सीमित साधनों का उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग करना। तो आप लोगों ने सुना होगा रामायण में, है ना, कि जो रावण है उसके पास तो सोने की लंका थी, बहुत सारे राक्षस थे, है ना, उनके पास, उसके पास दिव्य शक्तियां थी, मायावी शक्तियां थी। उसके माध्यम से वो राम को हरा सकता था। लेकिन और इधर राम के पास क्या था, राम के पास केवल वानर सेना थी, और कोई ज्यादा उनके पास कोई इतनी बड़ी सेना भी नहीं थी, वानरों की सेना, और कोई इतने हथियार भी नहीं थे। समुद्र पार करना है तो कोई ऐसी मशीनें या आविष्कार नहीं थी जिससे कि समुद्र पार कर सके। लेकिन बिना साधन के भी उन्होंने समुद्र को पार किया और रावण को हराया। ये किस पर डिपेंड करता है, ये साहस पर डिपेंड करता है। व्यक्ति का साहस यदि हो तो वह साधन न होने पर भी वो कार्य करके दिखा सकता है। तो उन्होंने पत्थरों का बांध बनाया, वानरों के साहस से, आत्मविश्वास से राम के साथ मिल करके उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करी। तो ऐसे उत्पादन के जो साधन है, जितने भी आपके पास साधन है, उस साधनों का आप 100% उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। 100% यदि आप उपयोग करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग करना यह कौन सुनिश्चित करता है, प्रबंधक सुनिश्चित करता है। व्यवसाय के अस्तित्व को कायम रखना, यह हमने शुरुआत में ही देखा था कि किसी भी व्यवसाय को जिंदा रखना होगा तभी तो प्रबंध भी जिंदा रहेगा,
है ना, क्योंकि प्रबंध को किसने रखा है? व्यवसाय ने रखा है। व्यवसाय का अस्तित्व रहेगा तभी प्रबंध रहेगा। तो प्रत्येक व्यवसाय एक लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहना चाहता है, अतः प्रबंधकों द्वारा ऐसे निर्णय लेना चाहिए जो व्यवसाय को दीर्घ अवधि तक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। परंपरागत और नवीन विधियों में समन्वय भी क्या होता है कि समय परिवर्तनशील है। आज जो काम, आज जो विधि है वो कल बदल जाती है। आज जो मशीन है कल नई मशीन आ गई। तो जो परंपरागत तरीके हैं, परंपरागत विधियां हैं, उसको नवीन विधियों, नवीन तरीकों से एडजस्ट करना पड़ता है, उसको मिलाना पड़ता है। ये काम कौन करता है? ये समन्वय का काम प्रबंध करता है। एक कुशल प्रबंध का यह उद्देश्य भी होता है कि वह उत्पादन की परंपरागत व आधुनिक विधियों में समन्वय स्थापित कर समय की मांग के अनुरूप उत्पादन करे। समय की मांग, भाई जो उपभोक्ता है वो भी परिवर्तनशील है, वो आज कुछ मांगता है कल कुछ मांगता है, तो उसकी मांग के अनुरूप उत्पादन होता है। उत्पादन के लिए अनेक अलग अलग विधियों का आजकल आविष्कार हो रहा है, खोज हो रही है, शोध हो रही है। तो परंपरागत विधियों को आधुनिक विधियों से सामंजस्य करके मांग के अनुसार उत्पादन करना, तो ये उसके उद्देश्य हैं, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन हैं। ये बस केवल आप लोगों को सुनना है और याद करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। फिर है प्रबंध का महत्व दिया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम देख लेते हैं कि प्रबंध का क्या महत्व है, ठीक है। तो आधुनिक विश्व, आधुनिक विश्व मतलब आज का जो विश्व है, वर्ल्ड जो है, उसमें प्रबंध की आवश्यकता और महत्व को देखते हुए प्रोफेसर वाल्डो ने कहा है, प्रोफेसर वाल्डो ने क्या कहा? सभ्यता के साथ साथ प्रबंध का विकास हुआ है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे प्रबंध का विकास भी होता गया, और यह किसी न किसी रूप में जब तक सभ्यता रहेगी बना रहेगा, और जब तक मानव सभ्यता रहेगी इस पृथ्वी के ऊपर तब तक प्रबंध रहेगा। इसका मतलब यदि आपने मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया तो आपका बिजनेस पक्का, क्योंकि जब से मानव सभ्यता है तब से प्रबंध है, और जब तक मानव सभ्यता रहने वाली है तब तक प्रबंध रहेगा। इसी प्रकार प्रबंध, अब इस लाइन में ही उसका महत्व कितना बड़ा भरा पड़ा है कि प्रबंध का कितना महत्व है, कि जब तक मानव सभ्यता रहेगी तब तक प्रबंध रहेगा, यही उसका सबसे बड़ा महत्व है। चलिए अब हम उसके महत्व के पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है साधनों का कुशलतम उपयोग करना। प्रबंध का महत्व मतलब प्रबंध की आवश्यकता आपको क्यों है? तो आपके पास जितने साधन हैं उन साधनों का आप कुशलतम उपयोग कर पाते हैं प्रबंध के कारण। भाई आपके पास पैसा है, कई बार आप लोगों ने आपके चारों ओर देखा होगा कि कई व्यक्तियों के पास पैसा होता है, संसाधन होते हैं, उसके बावजूद भी उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे का एक ही कारण होता है कि वो अपने संसाधनों का कुशलतम उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो प्रबंध ये कार्य करता है। संसार के सभी देशों में कम अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होते हैं। भाई भगवान ने जो दुनिया है वो पूरी एक जैसी नहीं बनाई है ना। कहीं पर अधिक संसाधन है, जैसे हम जो खाड़ी देश देखेंगे, गल्फ कंट्रीज जो देखेंगे, तो खाड़ी देशों में तेल है, वहाँ कुआं खोदते हैं तो तेल निकलता है। वहाँ पानी नहीं है, और हमारे हम कुआं खोदते तो पानी निकलता है, यहाँ तेल नहीं है। तो कहीं पर भगवान ने खनिज पदार्थ के रूप में तेल दिया है तो यहाँ पर पानी दिया है, कहीं पर कहीं सोना दिया है तो कहीं दूसरी जगह कोई और अलग पदार्थ दिया गया। तो कम अधिक मात्रा में जैसे भूमि है, खनिज है, जल आदि उपलब्ध है, कहीं अधिक है तो कहीं कम है। कुशल प्रबंध के निर्देशन में ही इन संसाधनों का समुचित विदोहन किया जा सकता है। कुशल प्रबंध के निर्देशन में ही इन संसाधनों का हम उचित उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है औद्योगिक जटिलताओं के निराकरण के लिए। भाई आज का जो समय है वो औद्योगिक युग चल रहा है, और इस औद्योगिक युग में एवरीडे, प्रतिदिन कुछ न कुछ जटिलताएं सामने आती जाती है, और इन जटिलताओं का सामना प्रबंधन के माध्यम से ही किया जा सकता है। राष्ट्र के विकास के लिए, यदि हम राष्ट्र के विकास में इसका महत्व देखें तो वर्तमान युग में प्रबंध को आर्थिक विकास का जन्मदाता कहा जा रहा है। प्रबंध क्या है? आर्थिक विकास का जन्मदाता है। आज ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है
इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे मैनेजमेंट है। विश्व के पाश्चात्य देशों की सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि का रहस्य वहां का कुशल प्रबंध ही है। जितने भी जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी जो आर्थिक समृद्धि के पीछे वहां का मैनेजमेंट ही है। कुशल प्रबंध के द्वारा देश की कई समस्याओं को हल किया जा सकता है, अतः राष्ट्र के विकास में प्रबंध की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाने के लिए भी आप बिना प्रबंधन के नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते। तकनीकी ज्ञान का उपयोग करने के लिए भी आपको प्रबंध की आवश्यकता होगी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको यदि प्राप्त करना है तो आपको प्रबंध का उपयोग करना ही पड़ेगा। किस जो क्रिया आप करने वाले हैं उसके लिए आपको प्रबंध की आवश्यकता होगी। तो ये उसका महत्व था। ये सारे जो पॉइंट मैंने आज आपको 5 प्रश्न बताए, प्रबंध का महत्व क्या है, प्रबंध के उद्देश्य क्या है, प्रबंध की विशेषताएं क्या है, प्रबंध की परिभाषा और आशय, ये 5 प्रश्न आप इनके नोट्स बनाइए, इनको याद करिए। ये फुल एंड फाइनल, चाहे क्वार्टरली एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय।